फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बुक आया है, उन्हीं से मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूं। जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ इसमें हो गया था दिया हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9, 10, 11, 12। इस बुक में सारा प्रश्न पूछा हुआ है। जो दानिश सर का बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न पूरा कर चुके हैं, यानी हिस्ट्री का प्रश्न 1 से लेकर के 100 हो गया था 45 तक हम हिस्ट्री प्रश्न पूरा करवा दिए हैं। हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चालू किए हैं। हम लोग ज्योग्राफी का सेशन 146 से स्टार्ट किए हैं, 337 तक हम लोग हो गया था ज्योग्राफी का पूछा हुआ क्वेश्चन जाएंगे, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दानिश सर का बुक है, जिसमें हम लोग 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करेंगे। और टीआरई 4 को आते आते हम लोग सारा प्रश्न कवर कर लेंगे। जो आने वाला बीपीएससी टीआरई 4 का जो होगा, उसमें ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग बीपीएससी का हो गया था ज्योग्राफी का जो पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का, इसमें सारा प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हम लोग पिछले वीडियो में 155 हो गया था क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 156 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। चलिए पहला हम लोग 156वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सेंट्रल, क्या कह रहा है कि सेंट्रल हो गया था हाईलैंड्स के हो गया था बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है सेंट्रल हो गया था हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र इसमें देख सकते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देख लेते हैं इसका कथन। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो जहाँ पे देख सकते हैं दक्कन का पठार का एक हिस्सा है, यह अरावली से घिरा हुआ हिस्सा है हो गया था। इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है, और डी हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 जो कैंसिल हुआ था परीक्षा, यह प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो अगर हिस्ट्री का नहीं देखें तो जा करके हमारे पिछले वीडियो हिस्ट्री का देख लें। और पिछले क्लास हम लोग ज्योग्राफी जो क्लास चालू किए थे, आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए ज्योग्राफी का जाकर के। पिछले क्लास में आप हमारे चैनल पे जाके आप लोगों को आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो परीक्षा है, किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है उपयुक्त, कह रहा है कि सही उत्तर उपयुक्त एक से अधिक है। चलिए इसको देख लेते हैं। आगे देखिए इसका समरी हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, क्या कह रहा है? केंद्रीय उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, याद रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। वे पश्चिमी के अरावली पर्वत से घिरा है। कह रहा है किससे घिरा है? तो वे कौन सा, यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बात हो रही है। वे पश्चिमी अरावली के पर्वत से हो गया था पर्वतमाला से घिरा है। यहाँ पे एक बतला देते हैं अरावली पर्वत कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। अरावली पर्वत कहाँ है? तो वो याद रखिएगा राजस्थान में अरावली पर्वत है। आगे देखिए अरावली पर्वत जो हो गया था सबसे पुराना पर्वत माना जाता है अरावली पर्वत को। चलिए देख लेते हैं आगे। यह दक्कन के पठार का सबसे उत्तरी सीमा पर बनती है, याद रखिएगा। नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा का पठार, क्या मालवा का पठार एक बड़े क्षेत्रीय होगा तक कवर करता है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मध्य उच्च भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मालवा के पठार का एक बड़े क्षेत्र के कवर करता है, उसी को मध्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिंद पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। बिंद पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। देखिए सामान्य होगा तो ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर ऊपर है, याद रखिएगा। आगे देखिए उच्च भूमि में होगा था मारवाड़, उच्च भूमि में मारवाड़ होगा था आपलैंड, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार होगा था, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार
होगा था शामिल है। देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जो इसको भारत का रूर कहा जाता है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, तो भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 157वां प्रश्न क्या है। 157वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों इस जो छात्र तैयारी करते हैं इस बुक में दिया हुआ है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। देख लीजिएगा क्या कह रहा है, भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तो पूछ रहा है भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। ए में देख लीजिएगा हिमालय क्षेत्र में, बी देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसके बारे में हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा भारत का होगा था प्रवाल भित्ति मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में प्रवाल भित्ति, कौन सी भित्ति, तो प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये द्वीपीय भारत के पूर्वी तट से होगा था दूर है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा प्रश्न, मैं बतला देता हूँ, पूछेगा कि बतलाइए भारत की प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ किस द्वीप समूह में स्थित है, तो याद रखिएगा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर आगे देखिएगा वो पूर्वी घाट के दूर में स्थित है, जो कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, तो पोर्ट होगा था पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस बुक में क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे चैप्टर चेंज हो रही है, हो गया था कौन सा चैप्टर से प्रश्न आया था, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जो दानिश सर का बुक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए पर्वतीय, पठारी, मैदान क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे, इससे प्रश्न जो आया था, जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, इस बुक में सारा कवर किया गया है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किसका किसका पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा पर्वत से, पठारी से, मैदान क्षेत्र से और प्रमुख दर्रा से जो प्रश्न बन करके आया था बीपीएससी बोर्ड के द्वारा, जो पूछा गया था इस बुक में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं 158वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा लद्दाख, होगा था काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। क्या हो जाएगा, तो बतलाइएगा। आगे देखिए इसको क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में व्यक्त कीजिए। देख लेते हैं इसका क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन 1 में 1 3 2 4 2 1 4 3 3 4 1 2, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। फिर इसी का प्रश्न दोबारा आया था बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, तो 2 1 4 3, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में होगा था निम्नवत है। कौन सा, देखिए दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख, होगा था जास्कर और पीर पंजाल। जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा, काराकोरम, लद्दाख, है ना, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप पिछले वीडियो नहीं देखे जा करके ज्योग्राफी का, तो देख लें। हम पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा क्रमवार आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। 11वां क्लास हम कर चुके हैं, 11वां क्लास से स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी। वहाँ से आप लोग को 10वां वीडियो जो मिलेगा वो हिस्ट्री का मिलेगा। देख लीजिएगा 1 से 10 वीडियो हिस्ट्री तक होगा। 11वां से जो चालू कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग 159वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 159वां प्रश्न हम लोग को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से होगा था किसकी होगा था न्यून हिम रेखा है। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी होगा था न्यून हिम रेखा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का, हिमालय सागरीय क्षेत्र का। देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है।
159 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अल्प क्षेत्र का डी में हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 9/12 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी होगा अल्प क्षेत्र का। इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहाड़ पर्वत पर, यानी कह रहा है कि पहाड़ पर बर्फ की होगा था रेखा वह सीमा होती है जिसके आगे होगा था अस्थाई बर्फ होती है। जैसे आपसे यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा पहाड़ होगा था, पहाड़ पर बर्फ की रेखा वह सीमा होती है जिसके आगे अस्थाई बर्फ होती है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर ऊपर होती है। कितना मीटर? तो याद रखिएगा 3500 मीटर होती है। होगा था आल्पस में समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर ऊपर बर्फ की होगा था रेखा होती है, याद रखिएगा। चलिए 160वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मालनाड क्षेत्र, क्या कह रहा है यहाँ पे 160वां प्रश्न होगा था, मालनाड क्षेत्र संबंधित होगा था निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। कह रहा है कि मालनाड, याद रखिएगा, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन हो गया तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक का पठार। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप पिछले वीडियो नहीं देखे ज्योग्राफी का तो देख लें। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। होगा था मालनाड, क्या याद रखिएगा, मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। कौन सा पठार से है? तो कर्नाटक के पठार से है। आगे देखिएगा, यह पठार होगा था धारवाल पर्वतीय प्रणाली का ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर के बनी है। आगे देखिएगा, इस पठार का नाम होगा था, इस पठार का होगा था नामकरण करनाड होगा था, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इससे कौन से प्रश्न निकल कर आ रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो निकल कर आ रहा है होगा था मालनाड क्षेत्र। कौन सा? तो मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के होगा था किस पठार से? तो याद रखिएगा कौन सा पठार से? तो कर्नाटक के पठार से, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यह पठार धरवाल पर्वतीय प्रणाली के ज्वालामुखी चट्टानों से, यानी पूछेगा आपको मालनाड का पठार किस चट्टानों से मिल करके बना होता है। तो याद रखिएगा चट्टान कौन सी? तो ज्वालामुखी चट्टान और ग्रेनाइट से मिलकर के बना होती है। कौन सा बना होता है? तो मालनाड का होगा था जो क्षेत्र है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस पठार का नामकरण, इस पठार का जो नामकरण हुआ किस पठार का? तो याद रखिएगा मालनाड पठार का जो नामकरण हुआ वो करनाड, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? तो काली मिट्टी की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न और बन के निकल कर आ रही है, काली मिट्टी की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? तो कर्नाटक का, क्या? तो कर्नाड। आगे याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 161वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सतलुज और काली नदियों के बीच, आगे देखिएगा, सतलुज और होगा था काली नदी के बीच स्थित हिमालय के होगा था भाग को निम्नलिखित में से होगा था किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, एक से अधिक, और ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा होगा था ए, कुमायूं हिमालय। यह इस क्लास 9 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्लास 9 का आप बुक उठाइएगा तो आपको वहां से आपको मिल जाएगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ पूछा। तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 का सिर्फ 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। याद रखिएगा हिमालय का भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच होगा था। हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा नेपाल हिमालय के। तीस्ता दिहांग नदियों के बीच हिमालय के भाग असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा प्रश्न बन के निकल कर आएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। सतलज और काली नदी के नाम के, यानी सतलज और काली नदी के बीच में होगा था जो हिमालय पर्वत है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली यानी सतलज और काली को किस नाम से जाना जाता है? किस हिमालय को? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे याद रखिएगा। आगे देखिएगा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में हिमालय को भाग को असम हिमालय कहा जाता है। मैं आपको फिर से बतला देता हूँ, यह प्रश्न बन करके आती है। याद रखिएगा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा तीस्ता और दिहांग नदी को याद रखिएगा। नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा, वो है काली और तीस्ता, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, काली सतलज और काली हुमायूं यानी कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से प्रश्न बन करके आता है, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 161 प्रश्न के बाद 162वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए किस से प्रश्न टॉपिक चेंज हुआ है। अफवाह से अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और होगा था प्राप्त झीलें, यानी जितनी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो पूछा हुआ प्रश्न है, इस बुक में टॉपिक बाय टॉपिक जो प्रश्न आया था उस बुक में दिया हुआ है। जो दानिश सर का बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 162वां प्रश्न क्या कह रहा है, चाप झील होगा था ऑक्सबो झील पाई जाती है। प्रश्न आया था कि चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है हिम होगा था नदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिएगा। आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा नदी घाटी। क्या हो जाएगा, तो नदी घाटियों को क्या कहा जाता है, चाप झील ऑक्सबो झील में पाई जाती है, याद रखिएगा। यानी चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है कहाँ, तो नदी घाटियों में। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। समरी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चाप झील जिसको ऑक्सबो लेक होगा था नदी घाटी में पाई जाती है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे प्रश्न कि चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा नदी घाटी में चाप झील पाई जाती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत नदी को क्षैतिज अपर्दन के कारण होगा था, अपर्दन के कारण कई घुमकदार होगा था मोड़ों से होकर के प्रभावित होती है, उसी को चाप झील कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यह मोड़ नदी विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नदी विसर्ग कहते हैं। यह घुमादार होगा था मोड़ों को विस्तृत उपरांत नदी को विसर्ग छोड़ करके सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है। इन होगा था विसर्ग जल भर पाए जाने पर होगा था निर्मित झील को गोपकुर झील के, जिसको चापकर झील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 163वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपका जब क्लास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जवाब। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी होगा था उथली झील है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है, चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, तो एक हो जाएगा होगा था यूट्रोफिक झील, ऑप्शन ए में हो जाएगा यूट्रोफिक झील होगा था। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं यूट्रोफिक झील। आगे देखिए बी में क्या है, तो ऑलिगोस्ट्रोफिक झील। आगे देख लेते हैं खारी झील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 जो परीक्षा कैंसिल हुआ था ये प्रश्न आया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। क्या हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आगे समरी क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूट्रोफिक झील पोषक तत्वों और जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस से होगा था समृद्धि होती है। आपसे प्रश्न आएगा कि होगा था यूट्रोफिक झील पोषक तत्वों में से जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्धि होती है। ये पोषक तत्व शैवाल और अन्य जलीय पौधे यानी उच्च उत्पाद को बढ़ावा देते हैं, जिसमें अक्सर पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाती है। यानी यूट्रोफिक झील में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, ऑस्ट्रोपिक्स यहाँ पे यूट्रोफिक झील के पोषक तत्वों में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। आगे देखिए इस पोषक तत्व में शैवाल और अन्य जलीय पौधे होगा था उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देती है। यानी ऑस्ट्रोपिक्स झील में किसका बढ़ावा देती है, तो याद रखिएगा जलीय और पौधे के उच्च उत्पादक को बढ़ावा देती है, जिसमें अक्सर पानी की गुणवत्ता क्या हो जाती है, तो खराब हो जाती है। यानी कहने का मतलब है यूट्रोफिक्स झील में जब यहाँ पे जलीय और पौधे की उच्च गुणवत्ता जब बढ़ जाती है तो अक्सर पानी की गुणवत्ता वहाँ खराब हो जाती है और ऑक्सीजन भी कमी हो जाती है। किसमें, तो यूट्रोफिक्स झील में, याद रखिएगा। ऐसे झील अक्सर उथली होती है क्योंकि पोषक तत्व होगा था असवर्धन झील होगा था वेशिक को भरते हुए पौधों को वृद्धि को बढ़ावा देती है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देखिए ऑस्ट्रोपिक झील के बाद हम लोग जान लेते हैं होगा था ऑलिगोट्रिक्स होगा था फिक झील होगा था होगा था गोरोट्रोफिक झील के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है, होगा था गोरोट्रोफिक झीलों में होगा था पोषक तत्व का स्तर कम होती है, यानी उसमें पोषक तत्वों की स्तर ज़्यादा होती है। और इसमें होगा था ऑलिगोट्रोफिक झील में पोषक तत्वों के स्तर इसमें कम होती है। आमतौर पर होगा था ग्रेनाइट
तथा कठोर प्रतिरोधक हो गया था बेडरॉक वाले पृष्ठ में पाई जाती है। हो गया था आगे देखिए क्या कह रहा है, इनमें आमतौर पर हो गया था साफ पानी होता है, याद रखिएगा। यानी खराब पानी कहाँ होती थी, तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं खराब पानी कहाँ होती है, तो यूट्रोफिक्स झील में होती है। और अच्छी पानी का कहाँ झील होती है, तो याद रखिएगा ओलिगोट्रोफिक झील में अच्छी पानी होती है। आगे देखिएगा क्या करें, इनमें और तौर पर साफ पानी होती है। आगे देखिए जिसमें गहराई पर उच्च ऑक्सीजन का स्तर होता है, ये हो गया था ट्रॉट जैसी प्रतियोगिता अनुकूल होती है। आगे देख लेते क्या कह रहा है, यह झील उथली और गहरी दोनों हो सकती है, इसलिए इसका उथली रूप से वर्गीकृत अन्य नहीं है। आगे देख लेते हैं लवणीय झील किसको कहते हैं। लवणीय झील में लवण की उच्च सांद्रता होती है, याद रखिएगा। लवणीय झील में लवण की उच्च सांद्रता होती है। आमतौर पर उच्च वाष्पीकरण दर या खनिज समृद्धि जल के अंतर्गत प्रकारण होती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे 164वां प्रश्न देख लेते हैं और इसका दिया हुआ है थोड़ा सा समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इनकी गहराई बहुत हो गया था भिन्न हो सकती है, बहुत उथली और बहुत गहरी होती है। किसका, तो यहाँ पे किनका, तो यहाँ पे लवणीय झील का। उदाहरण के लिए हो गया था यूटा में ग्रेट सॉल्व लेक जो उथली और मृत सागर है। चलिए 164वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे ज्योग्राफी का, तो आप जा करके देख लीजिएगा। वहाँ आप लोगों को एक जो 11वां जो क्लास होगा वहां से आप लोग को ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 10 वीडियो जो होगा वो हिस्ट्री का होगा। आप अगर नहीं देखें हिस्ट्री कभी तो जाकर हमारे चैनल पे देख लें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। अगर किसी तरह से कमी हो जाती है तो आप अपना जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। चलिए प्रयागराज, दिल्ली, भोपाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जो नदी पर हो गया था नदी के किनारे स्थित शहर है। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इलाहाबाद क्षेत्र में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद का क्षेत्र प्रयागराज नाम से जाना जाता है। यह स्थान जहां गंगा और यमुना नदी में मिलती है, याद रखिएगा गंगा और यमुना नदी में मिलती है, जिसको इलाहाबाद का क्षेत्र प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रयागराज इलाहाबाद का वर्तमान नाम है, याद रखिएगा। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले कौशाम्बी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों को संगम में पर स्थित है। चलिए इसका प्रश्न बतला देते हैं कैसे आ सकता है, प्रश्न बना करके बतला देते हैं। इलाहाबाद क्षेत्र का होगा था प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा प्रयागराज, यानी इलाहाबाद को वर्तमान नाम क्या है, तो प्रयागराज, याद रखिएगा। जिससे इलाहाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था, कौशाम्बी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यह कौन से नदी का तीनों यानी भारतीय कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। किसका संगम है, तो गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम पर स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 165वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। चिनाब नदी अंतः हो गया था सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है। देखिए क्या कह रहा है, चिनाब नदी अंतः सिंध हो गया था नदी में कहाँ पर मिलती है, हो गया था मिथन कोट में, हो गया था तांदी में, हो गया था आदमपुर, हो गया था सियाल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 हो गया था 18/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा हो गया था मिथन कोट में। और क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिथन कोट में। इसका समरी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। हो गया था चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती है, याद रखिएगा। चलिए इसका प्रश्न देखिए कैसे बन करके आएगा, पहले बतला देते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी। कौन सी नदियां, चिनाब नदी। चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठान कोट में, चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी से मिलती है, याद रखिएगा। कहाँ, तो सिंधु नदी से होगा, सिंधु नदी से मिलती है। फिर सतलुज नदी के साथ मिल करके हो गया था पंच नद नदी बनाती है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न बतला दिए हैं, याद रखिएगा। मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं क्या बन करके प्रश्न आएगा। यानी पूछेगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो चिनाब नदी। चिनाब नदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मिठान कोट में। कहाँ, तो मिठान कोट में सिंधु नदी से मिलती है। और हो गया था फिर
सतलुज नदी के साथ मिलकर के पंचनद में नदी मिलाती है। झेलम सिंधु चिलाव हो गया था जस्कर, ये सब है जो 5 नदियों से मिलने से है। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, 166वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल होगा ग्रह क्षेत्र किसका है। आगे देखिए क्या कह रहा है 166वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है। होगा था काली नदी का, होगा था पो नानी नदी का, पेरियार नदी का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। 166 का आंसर हो जाएगा बी, होगा था पोनानी नदी के जलमार्ग। देखिए आगे इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसका उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी यानी भरत पूछा नदी का जल होगा था ग्रहण सबसे बड़ा है, यानी जल ग्रहण सबसे बड़ा है किसका, तो याद रखिएगा पोनानी नदी का। आगे देखिए पोनानी नदी का जल ग्रहण होगा था जल ग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जल संग्रह होगा ग्रहण होगा था 5243 किलोमीटर है। काली नदी का जल संग्रहण कितना किलोमीटर है, तो 5100 होगा था 79 वर्ग किलोमीटर है। चलिए इसका 167वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जलप्रपात और नदी निम्नलिखित में से होगा था जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। देखिए यह पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी का। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जोग का गरसोप्पा, जोग यानी गरसोप्पा, जोग का गरसोप्पा श्रावस्ती नदी पर। आगे देखिए कपिल धारा कावेरी नदी पर। आगे देखिए धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक से अधिक। आगे देख लेते हैं इसका होगा था समरी क्या कह रहा है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में होगा था जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। होगा था आगे देखिए, जबकि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के पर होगा था मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। चलिए इसको मैं बतला देता हूँ प्रश्न बना करके, कैसा प्रश्न बन सकती है एग्जाम में। आपसे प्रश्न आएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, किस जिले में, तो होगा था जबलपुर जिले में। किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जबकि कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है स्थित है, वो मध्य प्रदेश का अमरकंटक जिले पर है। मैं फिर से बतला देता हूँ क्या है, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला में है, तो याद रखिएगा जबलपुर जिला में। फिर आ जाइए कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है स्थित है, तो याद रखिएगा होगा था कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जिले में है। वो जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, आगे याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कितना प्रश्न किया, 167 के बाद 68 168 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे और दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, जोग का गरसोप्पा जलप्रपात होगा था पश्चिम कर्नाटक में होगा था शिमोग जिले में श्रावस्ती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। होगा था दूसरा देखिएगा, सर्वोच्च जलप्रपात, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। यहाँ से प्रश्न बन करके आता है, याद रखिएगा क्या है, तो आपको मैं फिर से बतला देता हूँ। जोग का गरसोप्पा श्रावस्ती नदी पर स्थित है। कहाँ, तो श्रावस्ती नदी पर। जोग का गरसोप्पा किस नदी पर, श्रावस्ती नदी पर। कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। होगा था किस जिले में स्थित है, शिमोगा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात होगा था, आगे देखिए श्रावस्ती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम यानी किसका नया नाम, जोग का गरसोप्पा का नया नाम हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। अभी हम जस्ट बतलाए हैं, यहाँ से 4-5 प्रश्न बन करके निकल करके आ रही है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जल्दी मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को क्या लिख रहा है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। कहाँ, जबलपुर के होगा था जिले में अवस्थित है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जबकि कपिल धारा किस नदी पर है जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला में है, याद रखिएगा। जोग का गरसोप्पा श्रावस्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, श्रावस्ती नदी पर है, कर्नाटक में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है, शिमोगा जिले में। इसका जोग का गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है वर्तमान में, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए हम लोग देख लेते हैं 168वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है होगा था लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि लिखा पानी होगा था हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका हम लोग समझी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लिखा पानी दर्रा, क्या कह रहा है, तो लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार
से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश में हो गया था ग्लेशियर महान हो गया था हिमालय पर्वत में पाया जाता है, जो कि तिब्बत के साथ चलती है। निम्नलिखित में से कुछ हो गया था बिचोम ग्लेशियर हो गया था, कंटोंग ग्लेशियर और हो गया था माज गोल ग्लेशियर स्थित है। चलिए इसका प्रश्न बना करके बतला देता है। सबसे पहला प्रश्न तो बन कर आ रही है कि लिखा पानी दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लिखा पानी जलप्रपात है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश को हो गया था म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा। यानी ये दर्रा कौन सी दर्रा? तो याद रखिएगा लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा। किसको? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है कौन? लिपा होगा था लिखा पानी दर्रा। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर महान हिमालय महान में पाए जाते हैं, जो कि तिब्बत की सीमा के साथ जो चलती हैं। और बिचोमा ग्लेशियर, कंटोमा ग्लेशियर और मंजोला ग्लेशियर। आगे देख लेते हैं हम लोग 169वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक निम्नलिखित में से कौन सा हो गया था सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? होगा था सुबनसिरी, होगा था बेलनसिरी, मानस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप। क्या कह रहा है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 होगा था पेपर 3 का। फिर दोबारा इसी का प्रश्न आया था बीपीएससी टीआरई 2 का, होगा था 7/12/2023 शिफ्ट 2 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बीपीएससी जो आया था प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का, यह बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जो दानिश सर का बुक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर होगा था मानसरोवर झील के पास मिलती है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा। हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बढ़ती है। चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नदी, कौन सा नदी? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश के दिहांग के नाम से। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, यानी कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो, असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दिहांग होगा था लोहित, होगा था धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुनवरी नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा से निकलने वाली सहायक नदियां हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनकर के आता है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आगे देखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है तो हम बतला देते हैं। इसकी सहायक नदियां हो जाएंगा दिहांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुनवरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर दिशा में मिलती सहायक नदियां हैं। चलिए 170वां प्रश्न देख लेते हैं। 170वां प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। क्या निम्नलिखित में से होगा था कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में पाई जानी जाती है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? देख लेते हैं। सेतु समुद्र होगा था, सिंपिंग नहर होगा था, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1-5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए इंदिरा गांधी नहर को भारत का सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर जिससे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए लगभग 650 किलोमीटर लंबी नहर पंजाब के हरियाणाराज के से शुरू होती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती है, जो शुष्क क्षेत्रों के सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे देख लेते क्या कर रहा है। आगे देखिए सेतु समुद्रम जलप्रपात नहर भारत और श्रीलंका के बीच होगा था सिंपिंग मार्ग होगा था
बनाने में परियोजना में शारदा नहर भारत के उत्तर प्रदेश के एक सिंचाई नहर है, लेकिन यह देश के सबसे लंबी नहर नहीं है। चलिए इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं कौन सा प्रश्न है, उम्मीद है कि आ सकता है बन करके। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। आपसे प्रश्न बन करके आएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है नहर। आगे देखिए यह नहर पंजाब के हरीके बैराज से शुरू होती है और कहाँ, राजस्थान के थार मरुस्थल रेगिस्तान में समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से शुरू होती है, तो राजस्थान यह नहर कहाँ से शुरू होता है, तो पंजाब और हरियाणा होगा, पंजाब और हरीके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान के रेगिस्तान में समाप्त हो जाती हैं, जो कि शुष्क क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सेतु समुद्र जलप्रपात होगा था, सेतु समुद्र जलप्रपात कौन सा, सेतु समुद्र होगा था जल यात्रा, कौन सा, तो सेतु समुद्र जल यात्रा नहर भारत और श्रीलंका को बीच में होगा था शिपिंग मार्ग बनाने की परियोजना है। शारदा नहर भारत के उत्तर प्रदेश में है। आपसे प्रश्न आएगा कि शारदा नहर कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। शारदा नहर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, कह रहा है कि यह देश का सबसे दूसरी, यानी कह रहा है लेकिन देश का सबसे लंबी नहर नहीं है, याद रखिएगा। यानी भारत का सबसे लंबी नहर कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो 170 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियो अगर ज्योग्राफी का नहीं देखें तो आप देख लें, हिस्ट्री भी देख लें। मैं आप लोगों को क्रमवार सभी प्रश्न करवाते जा रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है TRE 4 आते आते 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आने वाले BPSC TRE 4 का जो परीक्षा होगा उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। आज हम लोग 170 प्रश्न कर चुके हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षा TRE 4 है किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए आज तक वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। हाँ, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसके लिए चलिए कल हम लोग मिलते हैं, फिर ज्योग्राफी का प्रश्न लेकर के आएंगे। धन्यवाद।